जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन पूर्व श्रवण आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संभावित जो परीक्षा है टीचर का, उसका सेट हम लोग देख रहे हैं। हमने एक सेट डाला था। उम्मीद है आप लोग उसका रिवीजन कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। बाकी जो चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और उसको इजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए, आज जो है हम लोग उसी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार परि जो है शिक्षक परीक्षा का दूसरा सेट देखते हैं मैथमेटिक्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो अगले वीडियो में इसके लिए हमने एक जो है कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? ईडी बराबर वर्क, और हमने बोला था कि टाइम एंड वर्क का कोई भी हिसाब हो, ईडी बराबर वर्क यानी इफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क यानी काम, इस पे सभी हिसाब उड़ जाएगा आपका। यही नहीं, इसके साथ साथ एक पाइप एंड सिस्टर्न है, मतलब नल और हौज, उसका भी हिसाब इसी पे जाएगा। इफिशिएंसी गुने समय बराबर वर्क। तो चलिए इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का जो है दिन देखते हैं, ए बी और सी। तो ए क्या है 24 दिन में, बी 16 दिन में कर सकता है और सी क्या है 32 दिन में कर सकता है उसको। ठीक है। अब जो है यदि ए और सी कार शुरू करते, चलिए ठीक है, तो सबसे पहले 24, 16, 32 दिन है। तो 24, 16, 32 का जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। मतलब वैसी संख्या को ढूंढना है जो कि 24, 16, 32 से कट जाए। तो 24, 16, 32 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 96 होगा। ठीक है। अब हमको क्या है, इसको 24, 16, 32 को, ये 96 जो आया, ये 96 को काम मान लेना है। 96 इकाई हमको काम करवाना है। तो 96 इकाई जब काम करवाना है तो वो 24 दिनों में ए कर देगा, है ना, 24 दिन में करेगा, और बी 16 दिन में, और सी 32 दिन में करेगा। 24 चौके 96, यानी कि ये जो है क्या है, इफिशियंसी अगर निकालेंगे यहाँ से, इफिशियंसी बराबर हमारे क्षमता बराबर अगर निकालना चाहे ए का, तो क्या होगा, वर्क बटे डेज। ठीक है। तो 24 चौके 96, इसका जो है हमारा क्षमता जो निकल के आएगा, ए का क्षमता जो निकल के आएगा 4। उसी तक 16 छक 96, 6 निकल के आएगा, और 32 तिया 96, यानी ए जो है एक के कार्य करने का क्षमता क्या है, कोई भी काम सेम समय में जो है वो 4 काम कर सकता है, और बी जो है 6 काम कर सकता है, और सी 3 काम कर सकता है। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो स्वाभाविक है करेगा, क्योंकि ए क्या है, कोई भी काम करने का अधिक दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है, तो इसका कार्य क्षमता बिल्कुल कम है इसकी अपेक्षा। फिर बी जो है 16 दिन ले रहा है, तो इसकी अपेक्षा जो है ये क्या है, ये जो कार्य करने का क्षमता इसका क्या है, कम दिन में ये कर रहा है, तो इसका अधिक होगा। और चूंकि तीनों में से अगर कंपेरिजन करेंगे तो सबसे कम दिन में कोई भी काम क्या निपटा सकता है, बी निपटा सकता है, तो इस कारण से इसका क्षमता अधिक होगा। चलिए ये सब बातें तो आप देखने का है, कॉन्सेप्ट देखिएगा तो समझ में आएगा, और वो चीज़ें आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे क्या कहना चाहता है, यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं तो ए और सी कार्य शुरू कर देगा, ए और सी। ठीक है। तो ए और सी कार्य करेगा, तो ए और सी का काम का क्षमता क्या है, 4 और 3 7। ठीक है। 4 और 3 7, तो कोई भी काम अगर शुरू करेगा दोनों साथ, तो एक दिन में वो 7 काम कर सकता है। तो क्या कहता है, 6 दिनों तक कार्य करता है। ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक ये काम करता है। तो 6 दिन में ये कितना काम कर देगा, 7 गुने 6 अर्थात 42 काम हमारा ये कर देगा। तो 6 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो 42 काम हमारा जब कर देगा तो हमारे पास काम बचेगा कितना, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 काम। अब कहता है शेष कार्य को पूरा करने के अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। तो बी का कार्य क्षमता हमारा 6 है, इसलिए 6 से इसको भाग दे देना है, तो हमारा डेज निकल जाएगा 6 नमा 54, अर्थात 9 दिन। 9 दिन में ये काम जो है बी समाप्त कर देगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए।
तो इस तरह से बहुत इजी वे में आपका हिसाब बनेगा। टाइम एंड वर्क का कोई भी हिसाब रहेगा, छोड़ के जाता है या फिर आ जाता है, सभी चीज़ें खाली सिर्फ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ के बैठाना है। और हमेशा याद रखिए ईडी बराबर वर्क, इफिशिएंसी गुने डे बराबर काम। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए ये तो सीधी सीधी फॉर्मूला पे है। घनाभ की ऊंचाई h बराबर होता है आयतन बटे घनाभ का क्षेत्रफल। तो ये आयतन आपका हो गया 330 बटे 15, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 अर्थात 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 कोट थीटा बराबर 3 हो तो 6 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान होगा। ये सब देखिए, आप वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप जो है वीडियो पॉज करके पहले इसको बनाएं, सॉल्व करें, उसके बाद हमारी वीडियो को आगे आप देखें। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो है फिर जो है आप आगे मेरी वीडियो को देखें। चलिए यहाँ पे क्या है, 5 कोट थीटा बराबर 3। तो यहाँ से हम लोग कोट थीटा का मान मालूम कर सकते हैं। कोट थीटा बराबर 3/5। ठीक है। अब कोट थीटा के बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/5। तो कोस थीटा के बराबर 3 के लग सकते हैं और साइन थीटा बराबर 5 के, ये रेशियो में चला आया। तो हम लोग यहाँ पे के का उपयोग नहीं करते हैं, सीधा सीधी भी आप रख दें, चूंकि मान खोज रहा है तो निकल जाएगा। तो ये व्यंजक क्या है हमारा, 6 गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा 5 माइनस 3 कॉस थीटा 3 बटे 7 साइन थीटा का मान 5 प्लस 3 कॉस थीटा का मान 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 30 माइनस 9 बटे 35 प्लस 9 अर्थात 30 में से 9 जाएगा 21। अब 35 9 44, 21 बटे 44, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका रिजल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए इसको थोड़ा सा बनाइए, हम जो है आधा मिनट का समय आपको देते हैं, बना के इसको देखिए। देखिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, समय अधिक भी लगे तो वीडियो पॉज करके बनाइए। इसको बनाने के से ही आपका जो रिवाइजन होगा, रिवीजन होगा, आप सीख पाएंगे। ठीक है, आप अपना दिमाग इस पे लगाइए, उसके बाद तो फिर जो है आप वीडियो देख करके फिर बना सकते हैं। वीडियो नहीं जो बनता है उसको रिवीजन, मेरे वीडियो देख करके आप देखिए कि कैसे प्रोसेस में जा रहा है, उसके बाद फिर इसको दूसरे दिन तीसरे दिन रिवीजन कीजिए क्वेश्चन को, तभी जो है आप जो है रिवीजन सही से कर पाएंगे और ये सब चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कहता है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। n तो n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या n बराबर कोई भी पूर्णांक संख्या, आपको ये पूर्णांक है और इसको भाग किससे देना है, 5 से। तो 5 से भाग देंगे n में, है ना, और शेष हमको 2 बचाना है। तो ऐसे सब क्वेश्चन में सीधा सीधी हम लोग जो है n के बराबर कुछ आप रख लीजिए, कोई भी पूर्णांक। तो n के बराबर जो पूर्णांक वैसा लेना है जो कि 2 शेष बचे। तो 5 से 10 जो है पूरा पूरी 2 बार में कटेगा और 2 शेष बचाना है, तो 2 प्लस कर देंगे इसमें, अर्थात हम जो है n के जगह पे, यानी n के जगह पे क्या 12 रख दें तो हमारा शेष 2 बच जाएगा। पहला कंडीशन जो है हमारा फुलफिल कर दिया। अब कहता है कि यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो चलिए 7n को 5 से हम लोग विभाजित करके देखते हैं। तो 7n को क्या है 5 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n का मान हम लोग क्या है 12 रख देंगे। तो 7 गुने 12 यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 84 हो जाएगा। और इसी 84 को 5 से भाग कर देना है आपको।
5 से भाग कर दीजिए। तो 5 से भाग करने के बाद 5 एकम 5, 3 8, 5 6 30, शेष हमारा 4 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। रिमाइंडर जो हमारा बच के आएगा 4। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे ये चीजें हमने आपको करके दिखाया, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी संख्या, क्योंकि 10 लिए, यहाँ पे कोई भी संख्या आप लेकर के देख सकते हैं। इसको बनाएंगे क्या, तो n की जगह पे जो है 5 से विभाजित होने वाला, तो 5 के 20, 5 या 15 भी हो सकता है, तो 15 होगा विभाजित होने वाला। ठीक है, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 शेष बचाना है, चूंकि 2 शेष बचाना है तो 17 हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 17। n के बराबर हमारे पास क्या होगा, 17 होगा। अब जो है कितना, 7 से 7n को 5 से भाग देना, तो 17 7 19, 7 से 119 है ना। इसको भाग 5 से दे देंगे तो 5 दूना 10, 5 या 15, यानी ये रिमाइंडर क्या बचाया, 4। यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर वही 4 आएगा। तो इस तरह से आप जो हिसाब है एक लाइन में ये बनेगा, इसमें इस सब में कुछ है नहीं, कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज को समझना होता है। चलिए आगे। ए और बी गोलों के आयतन इतना इतना अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर हो तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। चलिए तब तक बनाइए, हम इसको सुधार देते हैं, आप लोग तब तक हिसाब को बनाइए। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग कोशिश किए होंगे और बन भी गया होगा। क्योंकि अगर आपके पास गोले का आयतन का फॉर्मूला होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बन गया होगा। इसमें देखिए है कुछ नहीं, आयतन का अनुपात दिया हुआ है और उसके त्रिज्या अलग अलग है। तो मान लिया जाए ए और बी है ना, ये 2 गोला है, तो इसका आयतन बराबर हम लोग जानते हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो आर मान लिए, इसका बड़ी आर मान लेते हैं, आर क्यू, अब बटे फिर इसका भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। चूंकि यहाँ पे आपको मेंसुरेशन में जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, क्षेत्रमिति के अंतर्गत जितने भी डायग्राम है सभी का फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, तभी जो है आप जो है किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपके पास जो है फॉर्मूला नहीं है तो सवाल ही नहीं है कि उस सॉल्यूशन को आप मेंसुरेशन का कोई भी सॉल्यूशन को हल कर पाएंगे, क्योंकि सभी फॉर्मूले पे आधारित होता है, सूत्र पे आधारित होता है। तो यहाँ से देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये 4/3 पाई आए 4/3 पाई, ये कॉमन चीज है, ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएगा। बच जाएगा क्या, आर क्यू बटे बड़ी आर क्यू बटे छोटी आर क्यू। और इसके बराबर आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपके पास दिया हुआ है 125/64, यानी 125/64। देखिए यहाँ पे दोनों पे क्यूब है, तो ये क्यूब आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, है ना, क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, आर बड़ी आर बटे छोटी आर बराबर क्या निकल के आएगा, 5 25 25 25 25 से 4 4 16 चौके 64, 5/4। चूंकि ये जब हटेगा, ठीक है, ये जब क्यूब दोनों का हटेगा तो यहाँ पे जो है घनमूल आपका लग जाएगा। ठीक है, और इसका मान हो जाएगा 5/4। अब चलिए आगे क्या कहता है। अब हमारा दोनों रेशियो का, यानी कि बड़ी आर अनुपात छोटी आर बराबर क्या हो गया, 5/4। अब आगे अब कहता है कि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 है। ठीक है, योग 36 है, 36 सेंटीमीटर। तो हमारा अनुपातिक योग 5 और 4 9, लेकिन वास्तविक 36 सेंटीमीटर बराबर 36, इसलिए अनुपातिक 1 बराबर 9 चौक 36, यानी 9 चौक 36, यानी 4 आया। तो अब क्या पूछ रहा है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ए का हमारा सबसे पहले जो है क्या है, ए का पहले हम लोग त्रिज्या मालूम कर लेते हैं। तो 1 बराबर 4, इसलिए इसका 5 गुने, यहाँ पे अच्छा है कि यहीं पे कर दीजिए आप, यहाँ पे है ना, ए का त्रिज्या जब क्या होगा 5 गुने 4 बराबर 20। अब जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आप एक क्वेश्चन और इसमें लगा हुआ है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि आपको बोल चुके जब तक फॉर्मूला आपके पास नहीं रहेगा तब तो कोई हिसाब निकलेगा नहीं। ठीक है,
तो 4πr², तो यहाँ पे 4 गुने, चूंकि पाई का मान जो का तो है आपके ऑप्शन में, तो पाई रहने देते हैं। r² यानी 20 का स्क्वायर, यानी 20 गुने 20, 20 20 400, 4 चौके 1600, यानी 1600 पाई इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब हमने आपको दिखाया। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास सीधा सीधा हम समझ रहे थे कि r बटे छोटी r, यहाँ पे हम लोग जो है दोनों, चूंकि हमें बातें समझ में आ रही है कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो हम लोग जो है सीधा सीधे यहाँ से इसको अगर बनाते तो क्या करते, तो बड़ी r बटे छोटी r हम लोग निकाल लेते। सीधे देख रहे हैं 5 5 25, ये घनमूल निकलता तो हम लोग सीधे जान रहे हैं 5 5 25 बटे 5 बटे 4, तो दोनों का अनुपात 5 5 4 9 है ना, 5:4, तो दोनों का योग दिया हुआ, 5 4 9, तो 9 चौक 36 4, इसलिए पहला का जो है 5 चौके 20 हमारा रेडियस निकल के आ जाता। तो इसलिए क्षेत्रफल बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 4 हम लोग जान रहे हैं, पाई रहेगा ही, और 20 गुने 20, इस तरह से 1600 हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते, बस इतना इसका करना था। ये सब चीज़ें तो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके पास रहेगा वो समझ रहा है कि क्या है कि आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यों होता है, 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में रहेगा, तो बचेगा क्या, त्रिज्या का जो है क्यूब बचेगा दोनों के पास, तो त्रिज्या का क्यूब तो उधर जाएगा, तो वो घनमूल में चला आएगा, यानी क्यूब रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से हिसाब सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, कोई शॉर्टकट वगैरह काम नहीं करेगा। शॉर्टकट अब इसी का शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट क्या है, ये आपका शॉर्टकट दिखा देगा किताब में, लेकिन बेसिक आपको पता ही नहीं रहेगा तो क्या शॉर्टकट बनाइएगा। हर क्वेश्चन के लिए हर शॉर्टकट रखना या ट्रिक रखना या संभव नहीं है मैथमेटिक्स में। जरा सा डाटा घुमा करके दे देगा, फिर आप जो है अकबका जाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, भुजाओं वाले त्रिभुज के कोनों का छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। चलिए इसको देखिए, कुछ नहीं है, इसका डायग्राम बनाइए, 10 सेकंड में ये हिसाब क्लियर, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये देखते के साथ हो जाना चाहिए इसको। चलिए बना के देखिए, हम तब तक डायग्राम बना लेते हैं इसका। चलिए उम्मीद है कि आपका बन गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। तो ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो चलिए ए और बी हम मान लिए, ये ए और बी ये, या आप इधर से ही मानिए तो अच्छा रहेगा और सोच समझने में, क्योंकि जनरली ए और बी, ये हमारा ए और बी हो गया, क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए और सी, तो ए और सी यानी कि ए बी हो गया, सी यहाँ पे रख दे, तो ए सी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और बी सी 9 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ए और बी, ए और बी 7 सेंटीमीटर, ए और सी 8 सेंटीमीटर, और बी एवं सी, बी सी यानी 9 सेंटीमीटर। अब जो है आप लोग पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, जिसकी भुजा बराबर हो, जिसकी भुजा जितनी बड़ी, ये भुजा सबसे बड़ी है, इसके सामने का कोण जो बनेगा वो सबसे बड़ा कोण बनेगा, ठीक है, ये बड़ा कोण बनेगा। और जिसके अनुसार से जो भी रहेगा, जैसे 8 है तो ये इससे छोटा ये होगा, ठीक है, और 7 यहाँ सबसे छोटा है, इसके इस भुजा के सामने कोण ये पड़ेगा और इस भुजा के सामने का कोण ये पड़ेगा, तो ये कोण जो है ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि 7 जो है ये ए बी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी है ये दोनों भुजा में, तो ये सी कोण हमारा सबसे छोटा होगा। और बी कोण क्या है सी से, चूंकि 7 और 8 है तो ये बी कोण हमारा उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जो हमारा होगा ये होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सॉरी हमारा हाँ ए होगा, तो पूछ क्या रहा है कि छोटे से बड़े के क्रम में, तो छोटा तो 7 के सामने जो है सी है, तो सबसे छोटा हमारा सी हो गया, और उसके बाद 7 के बाद 8 होता है, तो 8 भुजा के सामने बी कौन है, तो बी हमारा हो गया, और फिर जो है 9 के सामने ए है, तो हमारा 9 हो गया। तो इस तरह से छोटे के बड़े कोण के में सजाना था, छोटे से बड़े की ओर, तो सी बी ए यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ये मेंसुरेशन का हिसाब है क्षेत्रमिति का, ये आप पढ़े होंगे, तो ये जो है थ्योरम पे आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन।
10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 5 गुनी थी। आज से 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी हो जाएगी। उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए इसको बना के देखिए, 1 मिनट का समय हम देते हैं, बनाइए। देखते हैं, अगर नहीं बना हो तो आप बना रहे हो तो वीडियो पॉज करके बनाइए। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की दुगनी थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है एक चीजें जानिए, ये उम्र का हिसाब है। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान में रहते हैं, ठीक है, वर्तमान। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या जाएंगे, पहले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से आफ्टर आएंगे, बाद, है ना। तो ये क्या आ गया, पहले, और ये हम जो है बाद में आए। तो यहाँ से आपको ध्यान होगा कि वर्तमान से अगर पहले जाएंगे तो हमारा उम्र घटेगा, और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो हमारा उम्र क्या होगा, बढ़ेगा। या पहले से वर्तमान में आएंगे तो उम्र हमारा फिर बढ़ेगा, और फिर जो है वर्तमान से बाद में जाएं तो उम्र हमारा बढ़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारा उम्र क्या होगा, बढ़ेगा। पहले से डायरेक्ट बाद में जाएंगे तो उम्र हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको जान करके रखना जरूरी होगा। तो अब चलिए क्या कहता है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 5 गुनी थी। तो पुत्री की उम्र की 5 गुनी, तो पुत्री और व्यक्ति, ये क्या है, 5 गुनी। अगर पुत्री 1 है तो व्यक्ति क्या है, 5 है, ठीक है। अब चलिए, आज से 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी होगी। ये क्या है, 10 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व, तो ये 10 वर्ष पहले का उम्र है, ये 10 वर्ष पहले का उम्र है 1:5। और 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी हो जाएगी। इसको देखिए आराम से समझिएगा, जब तक ये समझिएगा कॉन्सेप्ट नहीं तब तक नहीं बनेगा। यहाँ पे हम लोग एक्स वाई मान करके नहीं बना रहे, डायरेक्ट हिसाब को उड़ाएंगे। तो ये 5 वर्ष बाद यानी आफ्टर 5, ठीक है। तो आफ्टर 5 के बाद यानी कि ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी। तो पुत्री की उम्र की दुगनी, अगर यहाँ पे पुत्री उसका 1 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्ति 2 गुना होगा। ये क्या है, +5 है और ये -10 है, यानी कि 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों का रेशियो यही है, पुत्री और व्यक्ति का। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो 5:1 है, तो इसका डिफरेंट आप देखेंगे पुत्री और व्यक्ति के उम्र में तो क्या है, 4 है। और यहाँ 5 वर्ष के बाद पुत्री और व्यक्ति के उम्र में डिफरेंट क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये ही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम आपसे पूछे, सपोज दैट आपका भाई और जो है आपके उम्र में 5 वर्ष का डिफरेंट है, यानी 5 वर्ष छोटा बड़ा है, तो क्या 10 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद आप जो है डिफरेंट कम हो जाएगा, 5 वर्ष से छोटा क्या 4 वर्ष छोटा हो जाएगा या 2 वर्ष छोटा होगा, नहीं होगा ना। मतलब जो भी डिफरेंट है वो हमेशा वही रहेगा, चूंकि है क्या इसमें, आपके उम्र के साथ साथ वो भी बढ़ रहा है और आप भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप छोटा होंगे पीछे जाएंगे तो वो भी पीछे जाएगा। तो इसलिए डिफरेंट जो भी होता है उम्र का, छोटा या बड़ा, वो कभी कम या बेसी नहीं हो सकता है। वो 5 वर्ष बाद हो या 50 वर्ष बाद हो तो फिर भी वही चीज डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट ये अंतर दो व्यक्तियों के बीच का जो उम्र का अंतर है वो कभी कम या अधिक होने वाला नहीं है। क्योंकि समय के साथ हम भी बढ़ेंगे तो समय के साथ अगला भी बढ़ेगा, समय के साथ हम घटेंगे तो अगला भी समय के साथ सेम घटेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो रेशियो दिया हुआ है 1:5, यहाँ का 4 का डिफरेंट है, यहाँ 1 का डिफरेंट है, इसलिए ये सही नहीं है। इसको हम लोग सही करना होगा। तो सही क्या करना होगा, तो यहाँ 4 का डिफरेंट है, तो यहाँ हम लोग जो है 5 में से 1 जाएगा 4, तो इसको 4 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ 2:1 है, तो यानी डिफरेंट क्या 1 है, तो यहाँ जो है हमारे पास 1 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 1 से गुना करने के बाद इसके रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 1:5 ही रहेगा, ठीक है। और ये गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 4:8। ध्यान
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 1:5 और 4:8। अब देखिए 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। अब दोनों जगह जो है हमारा जो है उम्र का अनुपात सही हो गया। पहले भी 4 वर्ष का, अगर 4 इकाई का डिफरेंट है, यानी 4 इकाई या 4 वर्ष मान लीजिए, समझने के लिए 4 वर्ष का डिफरेंट है, तो बाद में भी जो है 4 वर्ष का ही डिफरेंट है, यानी 4 वर्ष का ही छोटा या बड़ा है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा रेशियो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम पहले से बाद में आवे, ठीक है, पहले से बाद में आवे, तो अभी हम आपको बता चुके थे कि पहले से बाद में जितना जाएंगे उतना क्या है हमारे पास उम्र जुटेगा। तो पहले से बाद में आने के लिए हमको क्या है, डिफरेंट जो है यहाँ पे उम्र का जो है समय ये कितना लगेगा, 15 वर्ष लगेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में जो अंतर होगा 15 वर्ष का होगा, चूंकि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष के बाद जो है हम फिर वर्तमान में आएंगे, 10 वर्ष हो जाएगा मेरा उम्र, और फिर वर्तमान से 5 वर्ष बाद में जाएंगे तो हमारा उम्र क्या होगा, 15 वर्ष हो जाएगा, सपोज दैट, है ना। 15 वर्ष का डिफरेंट हो जाएगा, 15 का डिफरेंट हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं, हमारा जो है देखिए ये दोनों जो है रेशियो का अनुपात क्या है, तो 4 में से 1 3 है ना, 8 में से 5 3, दोनों का डिफरेंट 5 है। जब वहां से हम यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, मतलब पहले से फिर जो है हम क्या है आफ्टर 5 में आ रहे हैं, बाद 5 में आ रहे हैं, तो हमारा रेशियो का डिफरेंट 3, दोनों का डिफरेंट समान है 3 है, इसलिए हमारा रेशियो सही है। यहाँ पे डिफरेंट अलग भी होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डिफरेंट 3 है। तो हमारा यहाँ जो है वास्तव में जो है पहले से बाद में आने के लिए हमारा डिफरेंट क्या है, 15 है ना। तो 15 है तो 3 के बराबर, इसलिए अनुपातिक यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अनुपातिक 3 ये बराबर क्या आपके पास दिया हुआ है 15, तो अनुपातिक 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अनुपातिक 1 बराबर 5, तो अब अनुपातिक 1 बराबर 5, तो अगर पहले का हम आयु निकालें इसका तो क्या हो जाएगा 5 बरस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 25 बरस, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्री की वर्तमान उम्र, तो यहां से हमको वर्तमान में आना है, यानी +10 हमको करना होगा। तो 10 5, यहाँ पे रेशियो नहीं होगा, यहाँ पे कोमा कर दीजिए, यानी इसको और डिटेल में अगर आपको समझने के लिए हम लोग लिख दें तो ऐसे लिख देते, 1 गुना 5 हो जाएगा, है ना, यानी कि 5 वर्ष ये हो जाएगा पुत्री की पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु, और 10 वर्ष यानी वर्तमान आयु में अगर हम लोग आवे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 10 बराबर 15। और इसके पिता की आयु, तो पिता की आयु हमारे पास क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 वर्तमान में, पहले 10 वर्ष पहले, और वर्तमान में आएंगे तो 25 10 35। तो इस तरह से चूंकि पुत्री की आयु पूछ रहा है, तो पुत्री की आयु हमारे पास निकल के आया 15 वर्ष। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये विदाउट एक्स और वाई का। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को आपको समझेंगे तो 1 मिनट में हिसाब, अधिक से अधिक 1 मिनट में ये हिसाब उड़ जाएगा। ऐसे तो ये 10 से 20 सेकंड में उड़ जाएगा बिना एक्स वाई का। चूंकि है क्या, थोड़ा सा इसमें विशेष सोचना पड़ा, इसलिए कि पहले और बाद है। अगर वर्तमान से रहता तो तुरंत 10 सेकंड से 20 सेकंड में ये हो जाता। उम्मीद है कि जो है आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो अब देखिए, बिल्कुल बातें समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लड़का ऊपर से 8वां तथा नीचे से 12वां है, पंक्ति में कितने लड़के हैं। ये एक्चुअली रीजनिंग का हिसाब है, रीजनिंग का है, यहाँ पे आ गया है मैथ में। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें सीधी सीधी बात है, 12 8 20, 20 में से 1 हम लोग घटा देते हैं, 19 इसका ऑप्शन आएगा, है ना। और कैसे आता है अगर वो देखना है तो हम आपको उसको भी दिखा देते हैं। चलिए, एक लड़का ऊपर से 8वां, अगर ऊपर से गिनती आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर पे एक लड़का आएगा, यहीं पे ये हमारा लड़का है ये पूरा। अब चूंकि कहता है क्या नीचे से अगर गिनती करें, यहां से नीचे से गिनती करें तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। नीचे से हम गिनती करें तो ये यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, तो 12 अब जब आ रहा है तो यहाँ ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ गिनती जो है ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये दोबारा गिनती यहाँ पे करवा रहा है, और इधर से भी गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो किसी भी तरह से एक, अगर ऊपर से गिन रहे तो एक बार लेना है, इधर से गिन रहे तो एक बार लेना है। अब देखिए पूरी लाइन को अगर गिनेंगे तो 19 होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इस तरह से 19 हुआ, तो टोटल पंक्ति में 19 हुआ। तो इसमें होता है क्या, यही चीज़ है, इसका नियम याद रखिए। 12 8 है और जोड़ 12 बराबर 20 होता है। 20 में चूंकि ओवरलेप हो रहा है एक, इसलिए हम लोग माइनस करके रखते हैं, तो 19। ये टोटल उसमें पंक्ति में जो है 19 लगा है, जो कि हम इससे दिखा भी दिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दो अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब हिसाबें, देखिए यही चीज होता है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको नॉलेज कुछ होगा। क्योंकि ऐसा जब हिसाब रहे तो इस पर कोई भी माथा पच्ची नहीं करना है, इसको सीधे ऑप्शन से क्लियर कीजिए, इसको उड़ाइए। चलिए हम आपको हिंट दे दिए ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन से आपका कौन सा आंसर आता है, उसके बाद फिर हम बताते हैं। चलिए उम्मीद है कि बन गया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए दो अंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है। तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या है, जो अंकों का तो अंक क्या है, 7 और 2। तो 7 2 9, 9 का गुना 3 कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, 27 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं रहा है। ठीक है, 9 का 3 गुना किए तो 27, जो कि संख्या क्या है हमारे पास, ये 72 है। तो अपने अंकों का 3 गुना तो ये है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा चलिए यहाँ पे आते हैं, 2 और 7, 2 और 7 का गुना करेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पे चलिए अंकों के योगफल तो 2 और 7 9, और 9 का योगफल की 3 गुनी, तो 9 का 3 गुना बराबर क्या 27। तो 27 के बराबर 27 हो गया। ठीक है, तो ये तो एक शर्त पूरा कर दिया। और दूसरा क्या है, 45 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक परस्पर में बदल जाते हैं। तो 45 इसमें जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। तो क्या 7 5 12, 4 2 6 7। देखिए परस्पर अंक बदल गया, वास्तव में बदल गया, क्या हो गया 72 हो गया। तो ये 2 के जगह पे 7 चला आएगा, है ना, और 7 के जगह पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 72। तो ये हमारा 72 बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी की चीजें को देखना ही नहीं है, अगर देखेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। 2 तिया 6 और 6 को 3 गुना करेंगे 18, तो पहला ही कट रहा है ये। 3 2 5, 5 तिया 15 होना चाहिए, ये 32 है, इसलिए होगा नहीं ये तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तिगनी होना है, तो तिगनी होना है तो साधारण सी बात है, इसको बना के देखिए आप। आधा मिनट समय देते हैं, बनाइए या तो। चलिए या बन गया हुआ तो ठीक है, नहीं इसमें बनना ही है, इसमें कुछ है नहीं, 10-20 सेकंड का ये हिसाब है। चलिए नहीं बनाए तो वीडियो पॉज करके आप बनाइए। तो इसमें क्या है, 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। मान लिया धन 100 है, तो 100 हमारा मूलधन है, तो 100 का 3 गुना यानी 300 हो जाएगा। 300 ये मूलधन हो मान लिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन होगा। तो ब्याज बराबर क्या निकल के आएगा 200। ठीक है, तो 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर आपके पास होता है क्या, ब्याज गुने 100, है ना, ब्याज गुने 100। तो ब्याज हमारा क्या है 200 है, गुने 100 बटे क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। यही आपका पूछ रहा था 7.5%। ठीक है, तो 7.5% का मतलब 75 बटे 10 कर दे सकते हैं, 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। आप 25 से काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 अठे 200। ठीक है, और कटेगा नहीं कटेगा। अब चलिए 10 अठे 80 बटे 3, तो ये क्या हो गया 3 दूना 6, 3 छक 18, 2 20, यानी 26.2/3 वर्ष है क्या। देखिए यहाँ पे 26.2/3, तो यहाँ 26 वर्ष है, तो ये आंसर तो हमारा ये डिफिनिट होगा 26 वर्ष कुछ महीना। तो 26 वर्ष ये पूरी हो गया, और ये 2/3 वर्ष है, इसको अगर महीना में बनाना है तो 12 महीने का एक साल होता है, 3 चौके 12, अर्थात ये हो गया क्या हमारा 26 वर्ष 8 माह। यही आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने आपको करके दिखाया, लेकिन ये सब चीज़ें करने का नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और यहीं पे जो है चीज़ें निकल के आ जाए। तो ये सब चूंकि समझाने के ख्याल से हमने ये सब चीज़ें लिख दी। चलिए आगे
देखिए, एक पेंसिल, दो कलम एवं चार कॉपियों का मूल्य 24 रुपया है, जबकि चार पेंसिल, तीन कलम तथा एक कॉपी का मूल्य 18 रुपया है। तीन पेंसिलों, तीन कलमों एवं तीन कापियों का कुल मूल्य क्या होगा? चलिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन पे है। ये 6, 7, 8 में बहुत ऐसा हिसाब है जो कि आप निकाल के देखिए। आधा मिनट समय देते हैं आप। चलिए, उम्मीद है कि बन गया होगा, नहीं बन आ रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके बनाएं। चलिए, एक पेंसिल, दो कलम एवं चार कॉपी। तो एक पेंसिल, एक पेंसिल, ठीक है, प्लस दो कलम, दो पेन, चार कॉपी प्लस चार कॉपी, चार कॉपी का मूल्य क्या है? 24 रुपया। ठीक है, चार पेंसिल प्लस थ्री पेन प्लस एक कॉपी बराबर 18 रुपये। ठीक है, अब सभी को जो है हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो पांच पेंसिल, ठीक है, पांच पेंसिल हो गया प्लस पांच पेन प्लस पांच कॉपी बराबर 24, 8, 32, 10, 42। ठीक है, 8, 4, 12, 2, 3, 4, 42 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या है, पांच पांच सभी में, तो पांच हम कॉमन कर सकते हैं, तो पांच कॉमन कर लीजिएगा। तो पांच कॉमन करने के बाद पेंसिल प्लस पेन प्लस कॉपी बराबर 42। और ये पांच जो है इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए पूछ रहा है क्या? तीन पेंसिल, तीन कलम, तीन कॉपी का मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग जरा सा ध्यान दीजिए, क्या हो गया? पेंसिल प्लस पेन प्लस कॉपी, यानी एक पेंसिल, एक पेन, एक कॉपी का मूल्य 42/5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? तीन पेंसिल, तीन पेन, तीन कॉपी। तो यहाँ क्या करेंगे? तीन से सभी में गुना कर देंगे। तो तीन से गुना करने के बाद क्या होगा? तीन पेन, सॉरी, तीन पेंसिल प्लस थ्री पेन प्लस थ्री कॉपी बराबर यहाँ पे क्या है? 42/5 है। तो यहाँ 42/5 है, ध्यान दीजिएगा। थ्री कॉपी यहाँ तीन से सभी में गुना किए, तीन से सभी में गुना किए, तो इधर भी आपको तीन से गुना कर देना पड़ेगा। तो ये आप गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 के 2, बाकी में कुछ एक, एक एक को 126/5। अब इसको जो है भाग दे दिए, 5 दूना 10, 5 25 और एक 5 दूनी 10, 25.2 रुपये आप उसका रिजल्ट निकल जाएगा। 25.2 रुपये, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका। चलिए, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे वीडियो को, और समझ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि अगर हमारे मेहनत से आपको 5 से 10% भी फायदा होता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।